सो हेलो माय डियर कॉम्यान्स, कैसे हो यार। मुझे उम्मीद है कि मस्त होंगे, जगात होंगे, बिंदास होंगे, हमेशा की तरह आजाद होंगे और तैयार होंगे कुछ क्वेश्चंस करने के लिए। तो चलो फिर निक्कू भैया हैं, क्या खास लाए हैं। तो आज जिन चैप्टर का क्वेश्चन करना है उसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट, और हमें पता है कि इसका तो भैया श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आता ही आता है। तो आज के जो क्वेश्चंस है वो इस टाइप से हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। तो आपको उसको सॉल्व करना है और जो लोग सही करेंगे मुझे बता देंगे, हाँ भैया मेरा सही हो गया। और अगर कोई गलती करी तो कहां करी इसको जानना भी जरूरी है, ताकि आगे से वो गलती ना करें। ठीक है जी। तो आज की हमारी क्लास में कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर 3 सवाल होंगे। बेसिकली ये पुराने ईयर में आए हुए सवाल हैं, और कैश फ्लो स्टेटमेंट जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारा पढ़ते हैं। एग्जाम में देखा गया है कि बहुत ज्यादा डिटेल में अंदर का टफ सवाल नहीं आता, तो कोशिश यही है इस सीरीज की कि भैया इसमें ऐसे क्वेश्चंस कराए जाएं जो एग्जाम में नॉर्मली आते हैं, है ना जी। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। अब शुरू करने से पहले कुछ बातें याद दिला देता हूं मैं, क्योंकि इस चैप्टर में जो प्रॉब्लम वाली जड़ है तो वो पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। इसको अगर आपको वो नहीं बनता तो प्लीज याद रखिएगा। सबसे पहला पॉइंट तो ये है भैया कि इसमें 3 एक्टिविटीज होती हैं। एक होती है भैया ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है जी। दूसरी होती है भैया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तीसरी होती है भैया फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है जी, ये हमको पता होना चाहिए। तीसरी होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नॉर्मली हमारे पास 3 एक्टिविटीज होती हैं, और उसके बाद फिर हम कैश को मैच कराकर देखते हैं कि भैया आ रहा है कि नहीं आ रहा। इस एक्टिविटी का थोड़ा ज्यादा रोल है क्योंकि इसी के अंदर सबसे ज्यादा एडजस्टमेंट्स होते हैं, यहीं पर हमें थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, तो भैया जी यहां पर जो आपको चीजें ध्यान देनी है क्या है भैया, प्रोविजन फॉर टैक्स। इसके अंदर भैया करंट ईयर और एंड, मतलब करंट ईयर और प्रीवियस ईयर के प्रोविजन फॉर टैक्स के साथ गेम है, उसको हमें ध्यान देना है। फिर उसके बाद यहां पर अपने को अब जो एक रूल ध्यान रखना है, प्रपोज डिविडेंड वाला रूल तो नहीं, मतलब एक बात इसमें भी ध्यान रखनी है क्या, कि भैया करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड तो भैया फुटनोट का है, हमारे लिए कॉन्टिंजेंट के अंदर आता है, यहां पे उसका कोई लेना देना नहीं है। प्रीवियस ईयर का ही प्रपोज डिविडेंड, प्रीवियस ईयर का ही प्रपोज डिविडेंड प्लस भी होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, और भैया सॉरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाके माइनस होगा, ये मानकर कि हमने इसको पे किया होगा, है ना। ये एजम्पशन रहता है, अगर क्वेश्चन कुछ और बोलता है तो फिर एक अलग बात है। ठीक है जी। तो प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड यानी फाइनल डिविडेंड भी कहते हैं इसको, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है जी। अब प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए हमें अकाउंट भी बनाना पड़ता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आज के क्वेश्चन करने से पहले इसको आपको देखना है। ठीक है जी। प्रोविजन फॉर टैक्स में भैया ओपनिंग और क्लोजिंग 2 बैलेंस होंगे, यानी प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के। अगर कोई इंफॉर्मेशन ना दी हुई हो तो क्या होता है, मेरे साथ बोलिए। करंट ईयर वाला हमारा ऑपरेटिंग में प्लस, प्रीवियस ईयर वाला हमारा ऑपरेटिंग में ही, आखिरी जो एक्टिविटी है एक्स्ट्राऑर्डिनरी से पहले फोर्थ स्टेप जो होता है उसमें माइनस होता है नेट ऑफ टैक्स करके। याद रखेंगे इस बात को। अगर भैया प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी हुई है एडजस्टमेंट के अंदर, तो हमें देखना है कि क्या भैया वहां प्रोविजन फॉर टैक्स मेड है या फिर पेड है। चाहे मेड दिया हो चाहे पेड दिया हो, ऐसे केस में अकाउंट बनेगा और उसके हिसाब से चीजें होंगी। हां, मेड मतलब कि स्टेटमेंट ऑफ पीएल में भेजने वाली चीज, तो वो प्लस होगी ऑपरेटिंग में स्टेप 1 में। पेड का मतलब है पेमेंट, तो वो माइनस होगी ऑपरेटिंग में ही स्टेप नंबर 4 में। प्लीज इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है भैया जी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जो आपका मेजर है वो ध्यान रखने वाली चीज क्या है, एक तो भैया एसेट का अकाउंट। ठीक है, जो भी एसेट हो, मशीनरी हो, प्लांट हो, जो भी एसेट हो। और भैया एक अगर ज्यादा टप्पू थोड़ा सा करने की कोशिश की गई तो उसमें वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी पॉइंट जोड़ देते हैं, तो यानी कि इसका भी आपको अकाउंट देखना ही देखना है। ठीक है जी। तो एसेट अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, इसी को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बोलते हैं। तो हमारे पास 3 अकाउंट है, ये तीनों आपको पता होने चाहिए चाहे जो हो जाए। एक ये वाला अकाउंट फर्स्ट, एक ये वाला अकाउंट सेकंड। हो सकता है कि भैया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का सवाल ना आए, पर अगर इजी भी सवाल आता है तो उसमें भी ये पूछा जा सकता है, क्योंकि एडजस्टमेंट मोस्टली इतने में ही आ रहे हैं अभी हाल के एग्जाम्स के अंदर। ठीक है जी। तो ये तीनों अकाउंट आपको पता होने चाहिए। ओके, ठीक है भैया जी। नाउ
जब फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बारी आती है तो यहां पर जो हमको बेसिकली ध्यान देना है, जिन चीजों पे गलती होने के चांस है कि अगर भैया डिवेंचर डिस्काउंट में हुआ, अगर डिवेंचर डिस्काउंट में इशू हुआ है, ठीक है, अगर डिवेंचर इशू हुआ डिस्काउंट में, तो भैया वो माइनस करना है डिवेंचर के अमाउंट में से, फिर अमाउंट बाहर लिखना है, ये आपको याद रखना है। एक और चीज याद रखनी है भैया कि अगर शॉर्ट टर्म लोन है, ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन यानी कि भैया ये होता तो करंट लायबिलिटी में है, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, है ना, या शॉर्ट टर्म फाइनेंस लिखा होगा, है ना, ठीक है जी, तो बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट, तो अगर ऐसा कुछ लिखा है और ये करंट लायबिलिटी के अंदर दिया हुआ है, तो भी आपको याद रखना है कि जब मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाऊंगा तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर जाएगी। अगर बढ़ रही है यानी कि मुझे पैसे मिल रहे होंगे तो प्लस, और अगर घट रही है तो मैंने पैसे उधार के चुका दिए होंगे, जो भी लोन लिया था छोटे समय के लिए वो सारे पैसे चुका दिए होंगे तो माइनस, क्योंकि पैसा आपके पास से जाएगा। ये कुछ पॉइंट्स आपको इसमें ध्यान रखने हैं, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स का पॉइंट याद रखना है, प्रपोज डिविडेंड का पॉइंट याद रखना है। इंटरिम डिविडेंड सिंपल है, फर्स्ट एक्टिविटी में प्लस ऑपरेटिंग में, फर्स्ट स्टेप में, और फिर फाइनेंसिंग में से माइनस होगा, और वो ड्यूरिंग द करंट ईयर ही होता है, ठीक है जी। तो ये बेसिक चीजें थी जो आपको याद रखनी है। मुझे उम्मीद है कि अब जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उससे पहले आप ये अकाउंट देख चुके होंगे, या तो फिर नहीं देखा है तो वीडियो पॉज कीजिए, पहले वो अकाउंट आराम से देख लीजिए, फिर क्वेश्चन करने में मजा आएगा, है ना। अगर आपने पढ़ा ही नहीं तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, तो मजा नहीं आ रहा ना। जब आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि सवाल कोई भी लिया भैया हम कर लेंगे, और फिर वो सवाल लाया जाए, आपको बन गया तो कॉन्फिडेंस, नहीं बना तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी भी कमी है, तो हमको सच का पता चलेगा। लेकिन पढ़ा ही नहीं तो बनेगा ही नहीं, फिर कोई सेंस नहीं है, ठीक है जी। तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। फिर आपको पता है तीनों एक्टिविटीज से जो भी बैलेंस आता है उसमें फिर अपन ओपनिंग वाला बैलेंस ऐड करते हैं और फिर देखते हैं कि क्लोजिंग के बराबर आया या नहीं आया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, है ना, ठीक है जी। डन है सरकार। तो अब ले आऊं क्वेश्चन सामने आपके, तो लीजिए जी लीजिए। सबसे पहला सवाल बड़े इजी सवाल है, आपको इजी ही लगेंगे मुझे उम्मीद है ना। चलिए तो देखते हैं, और उम्मीद कर रहा हूं कि आपके 3 आउट ऑफ 3 आए इस बार, यानी 3 सवाल है, तीनों के तीनों आप सही आंसर दें। तो देखिए भैया जी, सबसे पहला सवाल है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट, और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, अलग से नहीं है। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ जे लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2022 कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। भैया ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आपको कैलकुलेट करनी है, ध्यान दीजिएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी सिर्फ इतना ही निकालना है, आगे नहीं जाना। यानी कि अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको फाइनेंसिंग और बाकी सब चीजें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि क्योंकि क्वेश्चन पूरा है तो मैं आपको तीनों भी निकाल के दिखा दूंगा, ठीक है जी। आप भी तीनों निकालेंगे तो मजा आएगा, है ना। क्वेश्चन जितना भी कहे क्या फर्क पड़ता है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता तो सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी तक ही निकालना होता। ओके चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नाउ हमारे पास कुछ बैलेंसेस दिए हुए, तो इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल, अब देखिए 21 यहां पर है, 22 यहां पे, यानी हमें यू चलना है ना, यू चलना है। ओके भैया, तो इक्विटी शेयर कैपिटल भैया मेरे दिमाग के घोड़े कह रहे हैं कि 30 लाख से 50 लाख हो रहा है, यानी 20 लाख अपन ने इशू किया होगा, पैसा हमारे पास आया होगा, ठीक है। लेकिन नोट नंबर है तो जरा रुक जाते हैं। फिर रिजर्व एंड सरप्लस है 6 लाख से 10 लाख हो रहा है, यानी ये भी बढ़ रहा है, नोट नंबर है, देखते हैं क्या अंदर आता है। फिर नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर भैया लॉन्ग टर्म बोरोइंग 4 लाख से 8 लाख हो रही है, ये भी बढ़ रहे हैं, देखते हैं अंदर जाकर क्या है इसके अंदर, नोट नंबर क्योंकि डला हुआ है। ट्रेड पेबल्स में भैया नोट नंबर नहीं डला हुआ है, लेकिन ट्रेड पेबल में करंट लायबिलिटी घट रही होगी, है ना, 3 लाख से 2 लाख हो रहा है, तो घट रही है। घटती कब है भैया, लायबिलिटी तो तभी घटती है जब आपने उसका उधार चुकता किया होगा, चाहे लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो, है ना। तो भैया जी अगर आपने उधार चुकता किया, नहीं कहीं ना कहीं आपकी जेब से पैसा गया है, तो जाहिर सी बात है कि जब भी करंट लायबिलिटी डिक्रीज होगी, जब भी करंट लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो इसका मतलब आपने पेमेंट किया है तो ये माइनस है वर्किंग कैपिटल चेंज में, ठीक है जी। कितना माइनस है, तो 3 से 2 लाख हुआ, यानी 1 लाख का पेमेंट हुआ होगा तो 1 लाख, वेरी सिंपल। फिर अदर करंट लायबिलिटी में भैया 4 नंबर दिया हुआ है तो हमें देखना पड़ेगा, 1 से 3 हो रहा है, लेकिन नोट नंबर में क्या बोला है, रुकते हैं थोड़ा। फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजन है भैया, प्रोविजन में 1 लाख से 1.5 लाख है, लेकिन नोट नंबर है तो रुकना पड़ेगा, देखते हैं उसमें क्या होता है, ठीक है भैया जी। नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स है, टेंजिबल एसेट भैया 40 लाख से 60 लाख का हो रहा है, तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि हमने कुछ परचेज किया है, पर क्या है क्या नहीं है अभी नोट नंबर में पता चलेगा, तो रुक जाओ तनिक, हमने कहा ओके। फिर इंटेंजिबल एसेट नोट नंबर है, इसमें भी 4 लाख का 4 लाख, हालांकि इसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा है तो इसका तो अपना कोई इफेक्ट ज्यादा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी देखते हैं नोट नंबर में क्या चीजें हैं, ठीक है जी। तो नोट नंबर डले हुए थे। नाउ करंट एसेट्स में आपके पास इन्वेंट्री है, इसमें कोई नोट नंबर नहीं है, तो अगर आप देखोगे तो भैया ये 40,000 से 7 लाख बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो कोई गड़बड़ तो नहीं है। 45 लाख, 40 और 4 44, ठीक है, टोटलिंग सही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक पल के लिए मुझे लगा ये 4 लाख तो नहीं था ठीक है जी। तो 40,000 से
7 लाख हो रहा है, नहीं काफी ज्यादा बढ़ रहा है। अब अगर इन्वेंट्री बढ़ रही होती है तो दैट मींस कि करंट एसेट्स बढ़ रहे हैं। तो अगर करंट एसेट्स बढ़ रहे हैं तो क्या होता है भैया, तो करंट एसेट्स अगर बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने पैसे खर्च करके गुड्स बनाया होगा, अपना प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट बनाया होगा और वो अभी बिका नहीं है, यानी कहीं ना कहीं आपका पैसा यूज हुआ है। तो ये क्या हो जाता है भैया, माइनस होता है। लेकिन कितना, तो 7 लाख में से 40,000 माइनस करेंगे तो कितना बढ़ गया, ये 6,60,000। ठीक है, तो भैया माइनस में 6,60,000 आ जाएगा। वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये तो भैया आखिरी में इस्तेमाल होगा, अभी रुक जाते हैं। हमारा बैलेंस जितना भी आएगा, ठीक है, उसमें अपन ये जोड़ेंगे तो 3,50,000 आना चाहिए। अब दिमाग की बत्ती कह देगी कि भैया तीनों एक्टिविटी, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग और ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का टोटल जो आना चाहिए, कितना आना चाहिए बता दो। वेरी सिंपल, टोटल जो आना चाहिए 2,90,000 आना चाहिए। 2,90,000 में 60 जोड़ेंगे तभी तो 3,50,000 बनेगा। समझ गया ना? ठीक है भैया जी, अब नोट नंबर देखते हैं। तो नोट नंबर में भैया शेयर कैपिटल में कुछ भी नहीं बोला हुआ है, यानी कि इक्विटी वाला ही पॉइंट है, तो ठीक है, ये तो इशू आएगा। ठीक है भैया जी। फिर रिजर्व एंड सरप्लस में भी कुछ अलग से पॉइंट नहीं बोला है, बस यही है कि ओपनिंग 6 से 10 लाख हो रहा है, यानी कि 4 लाख आपका स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस है। फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में इन्होंने बता दिया कि भैया 10% के डिबेंचर थे। हमने कहा अच्छा जी 10% के थे, तो 4 लाख से 8 लाख हो रहे हैं, इसका मतलब 4 लाख बढ़ रहे हैं। अब जब हमें कुछ ना बताया हो तब तो अपन ओपनिंग पे लगाते हैं कि क्लोजिंग पे लगाते हैं। हम ये मानते हैं कि ये जो इंक्रीज है ये लास्ट डेट पे हुआ होगा, लेकिन अब देखते हैं कब हुआ है, क्योंकि क्या पता क्वेश्चन नीचे कुछ कह रहा है। ठीक है जी, मैं आपको पढ़ के बता दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, है ना। मैं अभी पढ़ के बताता हूँ, ये छिपा हुआ है, मैं आपको दिखा दूंगा अभी। ठीक है जी, तो यानी कि भैया डिवेंचर पे इंटरेस्ट किस पर लगाना है वो यहां पता चल जाएगा। ओके भैया जी, अगर ये लाइन यहां ना लिखी होती एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो फिर हम हमेशा मानते हैं कि ये जो इंक्रीज हुआ है ये आखिरी तारीख को हुआ होगा, याद रखेंगे आखिरी तारीख को हुआ होगा, अनटिल और अनलेस क्वेश्चन कह दे कि ये जो 8 लाख हो रहे हैं ये पहली ही तारीख को हो गए थे, तब तो हमें 8 लाख पे लगाना पड़ता है इंटरेस्ट, अदरवाइज हम 4 लाख के ऊपर ही लगाएंगे। ठीक है जी, ओके भैया जी। और कितना लगाएंगे, 10% गिवन है। नाउ आउटस्टैंडिंग रेंट, भैया अदर करंट लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग रेंट सिर्फ सिंगल दिया हुआ है, तो भैया जी अगर इसके अंदर सिर्फ आउटस्टैंडिंग रेंट है और ये बढ़ रहा है, आउटस्टैंडिंग रेंट बढ़ रहा है यानी कि आपने पेमेंट नहीं की होगी तभी तो रेंट और बढ़ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने पैसे बचा लिए, तो ये यहाँ पर प्लस होगा। प्लस कितना होगा, 2 लाख होगा, तो आउटस्टैंडिंग रेंट में 2 लाख प्लस होंगे। ठीक है भैया जी। फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स, यानी पांचवा जो नंबर था प्रोविजन फॉर टैक्स का था, तो यहां पर तो भैया मुझे गिवन है, लेकिन भैया क्या मैं यहां इंक्रीज डिक्रीज लूंगा, नहीं, मेरे को ध्यान रखना है कि ये प्रोविजन फॉर टैक्स है। ऐसे केस में जो ओपनिंग होता है ये हमारा पेड होता है, ये हमारा क्या होता है, पेड होता है, क्योंकि एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं दिया, एडजस्टमेंट में सिर्फ डिवेंचर के एडजस्टमेंट के ऊपर है और कुछ नहीं दिया, तो भैया मेरा मानना है कि भैया ये पेड होता है और ये मेड होता है, यानी ये स्टेप 1 में क्या होगा, प्लस होगा, और ये क्या होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के ही स्टेप 4 में माइनस होगा, तो भैया इसको हम मेड बोलेंगे। ठीक है जी, क्योंकि ये करंट ईयर का है, ये करंट ईयर का है, ये प्रीवियस ईयर का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लैंड, तो लैंड में सिर्फ भैया जमीन ही है, 40 से 60 हो रही है तो 20 लाख की बढ़ रही है, हमने परचेज किया है, दैट मीन्स कि हमने पैसे दिए होंगे, है ना, चाहे कैश में चाहे बैंक से, नॉर्मली 20 लाख का है तो बैंक से ही पेमेंट की होगी। ठीक है जी, तो भैया जी ये 20 लाख हमारा नेगेटिव होगा, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, परचेज ऑफ लैंड। फिर इंटेंजिबल में भैया पेटेंट है, पेटेंट ना तो बढ़ रहे हैं ना तो घट रहे हैं, तो इनका कुछ भी नहीं करना, बात ही खत्म। भैया ऐसा कैसे हो सकता है कि यहां पर कुछ डेप्रेशन का नहीं दिया, तो पहली बात तो हमें ये पता है कि लैंड पे इंडिया में फिलहाल यही है कि अभी डेप्रेशन तो नहीं लगता, क्योंकि उसकी प्राइस हमेशा बढ़ ही रही है, घट तो रही ही नहीं है, तो वैसे भी आपको पता होना चाहिए डेप्रेशन नहीं दिया हुआ है। लेकिन अगर मान लो भैया यहां पर मशीनरी लिखा होता और क्वेश्चन डेप्रेशन नहीं देता तो मैं क्या करता, क्योंकि मशीनरी पे तो डेप्रेशन लगता है ना भैया। तो देखो भैया जैसा क्वेश्चन कहे वैसा अपन करें, अगर क्वेश्चन में डेप्रेशन का अमाउंट होगा या रेट दिया होगा तो हम लगाएंगे, नहीं दिया होगा तो नहीं लगाएंगे। ठीक है जी, तो मैंने सारे एडजस्टमेंट सब बता दिए आपको, सब आप भी समझ गए होंगे, तो अब क्वेश्चन शुरू कर दिए, बस एक लास्ट का एडिशनल इंफॉर्मेशन रह गया, तो वो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं इसको ऊपर करके। ठीक है, फिर इसको वापस नीचे कर देंगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन हमसे ये कह रही है कि 4 लाख रुपए जो बढ़ाए गए हैं 10% डिवेंचर, वो 31 मार्च 2022 को इशू हुए थे, यानी कि आखिरी तारीख को 31 मार्च 2022 को, यानी कि ये जो 8 लाख हुए हैं, 4 लाख से 8 लाख हुए हैं, ये आखिरी दिन हुए हैं, तो भैया 8 लाख पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा 4 लाख पे, क्योंकि पूरे साल 4 लाख का ही अमाउंट था, आखिरी तारीख में इंटरेस्ट लगा है। डन है जी, दिख गया छोटा, अब इसको साइज पे ले आऊं मैं जिस साइज पर ये था।
अब आप क्वेश्चन शुरू कर दीजिए, बाकी मैं तो अभी कर ही रहा हूं। चलिए भैया जी, तो मैं अब शुरू करता हूं, ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। नाउ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ जय लिमिटेड फॉर द ईयर 31 मार्च 2022। सबसे पहले आता है पर्टिकुलर। तो पर्टिकुलर में सबसे पहले एक्टिविटी होती है ए एक्टिविटी, ठीक है जी। ए के अंदर क्या होता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। हालांकि इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही निकालना है, ठीक है जी। क्वेश्चन ने साफ साफ क्या रखा है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। अपन तीनों निकालेंगे, आप एग्जाम में आएगा तो एक ही एक्टिविटी निकालोगे, ठीक है जी। नाउ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अंडरलाइन थोड़ा अलग कलर से कर देते हैं बबुआ। नाउ तो सबसे पहले तो आपको चाहिए भैया नेट प्रॉफिट, है ना, नेट प्रॉफिट चाहिए, ठीक है जी। नेट प्रॉफिट चाहिए अपने को। अब भैया नेट प्रॉफिट के लिए हम अगर देखें तो हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस है, जो कि नोट नंबर 2 में है, और 2 में कुछ नई बात नहीं बोली गई, 6 से 10 लाख बोला गया। तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ठीक है, ओके जी, ओके जी। बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पूरा ही लिख दूं, नहीं तो कोई कहे भैया इसमें इंटरेस्ट तो नहीं लिखा, और बात भी सही है। ठीक है, ये हमें चाहिए, तो इसके लिए एक छोटा सा वर्किंग नोट बना लेते हैं, ठीक है, छोटा सा वर्किंग नोट, ज्यादा बड़ा नहीं बनेगा। क्या भैया ये हमें एग्जाम में बनाना जरूरी है? तो देखिए, जाहिर सी बात है कि अगर आपको ये चीज निकालनी है, या तो आप यहां पर वो लिखो, या तो वर्किंग नोट अलग से बना लो, पर बनाना तो पड़ेगा, तभी तो पूरे मार्क्स मिलेंगे ना यार, वरना आधे मार्क्स, एक नंबर कहीं कट गया तो। अगर आप चाहो तो यहां भी लिख सकते हो, है ना, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीएनएल माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएनएल जो आया, उसमें प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स। डिविडेंड इसमें था नहीं, तो डिविडेंड का तो कोई चक्कर नहीं, जहां तक मुझे याद है, सिर्फ प्रोविजन फॉर टैक्स ही ऐड होगा, और वो भी मेड वाला, है ना। तो आप चाहो तो यहां भी कर सकते हो, मैंने इसको अलग से बना दिया है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वाले पॉइंट्स लिखने जरूर हैं, ठीक है। तो आ जाता वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी, ठीक है। नाउ तो इसमें क्या आ जाता है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल कितना था अपने पास, 10 लाख, माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, ठीक है, कितना है, 6 लाख। तो ये आ गया अपने पास 4 लाख। फिर इसमें ऐड कर देंगे अपन प्रोविजन फॉर टैक्स मेड प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द करेंट ईयर, ठीक है, ये करंट ईयर का होता है, ठीक है जी। कितना था अपना, 1.5 लाख था, 1 लाख तो प्रीवियस का था, तो भैया कितना हो गया ये, 6,50,000। बस खत्म, इतनी सी कहानी थी, बताओ, इतनी सी कहानी है, फटफट कर लेते हैं। तो अमाउंट कॉलम इधर आ जाएगा, 6,50,000। अब इसमें एडजस्टमेंट्स करेंगे, अब इसमें एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट में हमारे पास क्या क्या है भैया। तो एडजस्टमेंट में जहां तक मुझे पता है इंटरेस्ट ही है सिर्फ, है ना, और तो कहीं कुछ था नहीं, कोई प्रॉफिट गेन या लॉस तो हुआ नहीं, डेप्रिसिएशन का कोई पॉइंट है नहीं, तो ठीक है भैया जी। तो एडजस्टमेंट में यहां पर ऐड हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर, ठीक है। अब जो 10% डिवेंचर है वो 4 लाख या 8 लाख, तो 4 लाख पे, क्यों, क्योंकि 8 लाख 31 मार्च 2022 को हुए, अगर वहां 31 मार्च 2021 लिखा होता या 1 अप्रैल 2021 लिखा होता तो फिर मैं 8 लाख पे लगाता, है ना, 10% याद रखेंगे, तो 10%, तो ये आ जाएगा भैया 40,000, ठीक है जी। और ये होता है प्लस, तो ये हो जाएगा 6,90,000, ठीक है जी। चलो कलर यही रहने देते, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इन दोनों को जोड़ देंगे अपन, तो अपने पास यहां पर आ जाएगा। लेकिन ये जो प्रॉफिट है ये क्या है, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, है ना, ये बात याद रखेंगे। ये वाला कौन सा है, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, ठीक है जी। तो ये बात भूल जाइएगा, है ना। नेट प्रॉफिट
बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ठीक है, तो भैया बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, अब इसमें क्या क्या चीजें थी, शायद 2 थी, ठीक है, 3 थी, तो कहां गया, ये रहा। एक तो ट्रेड पेबल है वो माइनस हो रहा है, और ये तो प्लस हो रहा है अपना करंट लायबिलिटी, और एक और था ये भी माइनस हो रहा है। तो पहले प्लस वाला लिख लेते हैं। प्लस क्या हो रहा है अपने पास, अदर करंट लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग रेंट था ना, हाँ आउटस्टैंडिंग रेंट। तो यहां पे प्लस या ऐड भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, ऐड भी लिख सकते हो। इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग रेंट, कितना हो गया इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग रेंट, 2 लाख था ना, आउटस्टैंडिंग रेंट 2 लाख था। अब माइनस वाले, तो माइनस डिक्रीज इन ट्रेड पेबल एक, और एक और था डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, और एक एसेट में था इंक्रीज इन इन्वेंट्री। ठीक है, तो डिक्रीज इन ट्रेड पेबल माइनस इंक्रीज इन इन्वेंट्री। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा 1 लाख। देखो मैंने यहां माइनस का साइन लगा दिया है, तो यहां ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है ना, माइनस का साइन लगा दिया तो यहां ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। फिर इंक्रीज इन इन्वेंट्री 6,60,000। तो अब अगर आप नोटिस करोगे तो नेगेटिव वाला कितना हो गया, 7,60,000, 2 लाख माइनस किए तो ये हो गया 5,60,000। एक मिनट पहले तो, हाँ इसका पूरा आ जाएगा 5,60,000। फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये 1,30,000। इसको बोलते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। इसको क्या बोलते हैं, अच्छा ब्लू में ही लिखा है तो ब्लू में लिखते हैं। इसको बोल देंगे अपन कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, या ऑपरेटिंग एक्टिविटी जैसा आप चाहो। ठीक है जी, तो ये अपना आ गया 1,30,000 है ना, 6,90,000 में से माइनस किया। अब यहां पर क्या करना है भैया, तो याद रखिएगा, भूलिएगा मत कि यहां पर टैक्स की भी पॉइंट था, है ना, भूलना नहीं अपने को कि यहां पर टैक्स का भी पॉइंट था। तो टैक्स को भी अपने को क्या करना पड़ेगा भैया, माइनस करना पड़ेगा। मैंने कहा चलो तो फिर माइनस कर देते हैं। ठीक है जी, तो चलिए माइनस कर देते हैं। तो माइनस टैक्स पेड। ठीक है, तो माइनस टैक्स पेड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 लाख। ठीक है जी, डन है, बस इतना सही पॉइंट था। तो देखिए सबसे पहले क्या किया अपन ने, 1 लाख 10 लाख में से 6 लाख माइनस किए, 4 लाख एक, अरे यार एक मिनट, 5,50,000 है ना, ये 5,50,000 है। ओहो, कोई नहीं, दिख गया पहले ही। तो ये 5,50,000, ओके, तो ये गलत हो जाएगा, ये हट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5,90,000, ये 5,60,000, इसमें 30,000, 30,000 ही आएगा, हाँ 30,000 पॉजिटिव है, 70,000 नेगेटिव है, यानी कि आ गया हमारे पास, यहां पे अब लिख देता हूं मैं, है ना, कैश फ्लो नहीं आएगा, ये नेगेटिव है ना, तो कैश यूज आएगा वर्ड, तो कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश क्या हो गया, यूज हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, तो ये अपन यहां लिख देंगे 30। ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, याद रखिएगा प्लीज माइनस के साइन को। अगर आप यहां माइनस ना लिखना चाहो तो मत लिखना, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं फास्ट करते हैं भूल जाते हैं, तो 30 प्लस 1 लाख 1,30,000 लिख देंगे, गलत हो जाएगा, ये नेगेटिव है ना। तो अगर आपको ये वाली है कि भाई भूल जाते हो आप, तो ये यहां पे साइन लगाने के बजाय आप ब्रैकेट लिखना चालू कर देना। ठीक है जी, अगर आप साइन वाली चीज भूल जाते हो, कई बार बच्चों की गलती होती है, तो अगर ये भूल जाते हो आप, तो माय डियर कॉमियंस, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि फिर आप ब्रैकेट लगाना शुरू कर दो, है ना, यहां लिखने की जरूरत नहीं, ब्रैकेट लगाना शुरू कर दो ना। तो ये कितना हो गया, 70,000, और क्योंकि ये 70,000 नेगेटिव है, तो यहां पे मैंने यूज्ड वर्ड लिखा है, तो साइन लगाने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो लगा सकते हो। नॉर्मली कई लोग लगा देते हैं क्योंकि ये इंग्लिश में लिखा, वरना आपको पता होगा मैथ्स में क्या होता है, ब्रैकेट और ब्रैकेट जुड़ जाते हैं, है ना, तो इसलिए ये नेगेटिव है, तो मैंने इसको ऐसे 70 रखा है क्योंकि यहां पे मैंने यूज वर्ड लिख रखा है। ओके जी, तो पता ही है कि भैया ये नेगेटिव है। डन, चलिए अब अगली एक्टिविटी में चलते हैं। बी,
कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ओके, अब इसमें शुरू होते हैं। तो देखिए भैया जी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में तो ज्यादा हमारे पास था ही नहीं, हमारे पास सिर्फ एक लैंड ही है ना, जो हमारे पास नेगेटिव है क्योंकि हमने परचेज किया। वैसे वो बढ़ रही है पर हमारे लिए नेगेटिव है क्योंकि हमने परचेज किया तो पैसे हमने दिए है, तो कैश फ्लो में नेगेटिव है, वरना हमारे पास जमीन जो है हमारी बढ़ रही थी। इसके अलावा इंटेंजिबल था, लेकिन इंटेंजिबल में हमारे पास कोई चेंज नहीं है तो कुछ आएगा नहीं, ठीक है, तो बस फिर खत्म। परचेज ऑफ लैंड कितना हो गया, 20 लाख है, तो ये आ गया अपने पास 20 लाख। अब देखिए, जैसे यहां पे मैंने माइनस नहीं लिखा तो यहां पे मैं ऐसे ब्रैकेट लगा दूंगा, ठीक, मैंने यहां पे नहीं लिखा ना माइनस परचेज ऑफ, ठीक है, तो मैंने यहां पर ब्रैकेट लगा दिया, नेगेटिव है, बस अब स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहां पर नेट वर्ड आएगा, क्योंकि अब सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद की वैल्यू है ये, तो नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, वेरी सिंपल वेरी सिंपल वेरी सिंपल, तो यहां पर ये 20 लाख आ जाएगा। और अब देखो मैंने यूज्ड वर्ड लिख दिया है, तो प्लीज कोई इन सब चीजों से कंफ्यूज मत होना, भैया यहां ब्रैकेट लिखा, यहां क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहां देखो ना यूज लिखा हुआ है, ठीक है जी, ओके। अब आती है अपने पास थर्ड एक्टिविटी, बी के बाद सी। सी एक्टिविटी क्या कहती है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, वेरी सिंपल, चिचिंग चिचिंग चिंग 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 चिंग, ओके। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या था भैया, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हमारे पास एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल था, ठीक है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल 30 से 50 हो रहा था, यानी 20 लाख का पॉजिटिव है, और हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग थी जो कि 4 लाख से 8 लाख हो रही थी, यानी कि 4 लाख का इसमें भी इंक्रीजमेंट था, तो 20 प्लस 4 24, और हमारे पास एक इंटरेस्ट का भी पेमेंट था जिसको हमें भूलना नहीं है, तो वो यहां पर माइनस होगा, ठीक है जी, तो लीजिए यहां पे इशू लिख दीजिए, प्रोसीड लिख दीजिए, इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, इशू ऑफ 10% डिवेंचर, प्लीज याद रखिएगा 10% उसका नाम होता है तो पूरा लिखेंगे, है ना, फिर ये आ जाएगा अपने पास इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, तो इंटरेस्ट ऑन 10%, इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर, वेरी सिंपल, बस अब यहां पे आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये 20 लाख, फिर ये कितना हो गया अपने पास 4 लाख, फिर ये हमारे पास कितना हो गया 40,000, पर ये मेरा नेगेटिव है, अब मैंने वहां साइन नहीं लगाया माइनस का तो मैंने यहां पे ऐसे नेगेटिव कर दिया, ठीक है, बस फिर तो कितना हो जाएगा 2 लाख, कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, 70, तो 2 लाख 20 लाख 70,000, तो ये 24 है, 24 से 23 लाख 60,000 हो जाएगा, 23 लाख 60,000, ठीक है, 20 और 4 24, 24 में से 40 माइनस करेंगे तो 23 लाख 60,000, ठीक है भैया जी, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, 23 लाख 60,000, ठीक है, और ये इनफ्लो है ना, तो नेट कैश इनफ्लो वर्ड भी लिख सकते हो या फ्लो भी लिखोगे तो उसका मतलब आ ही रहा है ना, तो कई लोग इनफ्लो लिखते हैं, कई लोग फ्लो लिखते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, तो नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है जी, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इनफ्लो आ गया, ये रहा 23 लाख 60,000, ठीक। अब यहां पर एक तरीके से एक्टिविटी क्लोज हो जाती है, तो आप चाहो तो यहां पे एक अच्छी सी लाइन लिख खींच दो, ठीक है, तो यहां पे तीनों एक्टिविटी क्लोज हो गई। अब आ जाएगा नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज, नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज, ठीक है, तो नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज अगर मैं देखूं तो भैया ये 23 लाख 60,000 मेरे पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है ना, यूज्ड वर्ड है सर, याद रखना यूज वर्ड भूलना मत, तो 20 लाख प्लस 70, तो अगर आप यहां पे देखोगे तो 23 लाख 60,000 पॉजिटिव, 20 लाख माइनस किए तो 3 लाख 60,000, 3 लाख 60,000 में से 70 माइनस किए तो 2 लाख 90, लीजिए भैया, यानी कि मुस्कुराओ ना यार, काहे की आंसर सही आ गया है,
अब प्लस कर देंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और जब आप इसको प्लस करोगे तो ये क्लोजिंग के इक्वल आना चाहिए। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्वेश्चन में ही था, वो रहा 60,000 है, तो यहां आए और इसमें अपन ने 60,000 लिख दिए। अब जैसे ही 60,000 लिखे तो अपने को तो पता है कि भैया 2,90,000 प्लस 60,000 3.5 लाख हो गए, और यही हमको चाहिए था। ठीक है जी, खत्म बात, यही हमको चाहिए था। ठीक है ना, तो शुरू कर देते हैं। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, टिडिंग टिडिंग 3,50,000, खत्म, बस ऐसे ही करना है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, और जिन जिन लोगों ने सही किया वेरी गुड। आगे बढ़े अब, चलिए तो अगला सवाल लेकर आते हैं। और हाँ, ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बता दे रहा हूं, इसमें सिर्फ आपसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही मांगी गई थी, मैंने आपको 2 एक्स्ट्रा करके दिखा दिया, वरना हमारा आंसर यहीं पर है। बस अगर ये 6 नंबर का सवाल होता तो यहीं पर आपको 6 नंबर मिल जाते, 4 का होता तो 4 मिल जाते। ओके, चलिए हाँ, लेकिन याद रखिएगा ये वाला वर्किंग नोट आपको बनाना है, अगर अलग से नहीं बनाओगे तो आपको यहां पर दिखाना पड़ेगा, लेकिन दिखाना जरूरी है पूरे मार्क्स पाने के लिए। और भैया 1 साल पूरी मेहनत की है, इसलिए तो की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ गोपाल लिमिटेड, गोपाल बापू भी आ गए हैं, एंड द एडिशनल इंफॉर्मेशन एज एट 31 मार्च 2019 प्रिपेयर कैश। अब देखो यहां पे हमको सब बनाना है, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट कह रहे हैं वो, हमने कहा ठीक है। व्हेन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी इज 2,32,000। अब देखो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी इन्होंने आपको डायरेक्ट दे दी। अब बच्चे क्या करते, कंफ्यूजन कहां होगी, भैया इसमें शेयर कैपिटल दिया हुआ है, भैया इसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी दी हुई है, तो क्या मैं खुद से बनाकर निकालूं या जो क्वेश्चन में गिवन है यही मानूं। तो हमेशा ध्यान रखना, इफ क्वेश्चन में गिवन है भैया तो यही आपकी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, और क्वेश्चन वाले बाबू को क्या कहो, थैंक यू, क्योंकि अब मुझे फाइनेंसिंग एक्टिविटी अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। वैसे देखा जाए तो बनाने पर भी यही वैल्यू आनी चाहिए, पर कई बार क्वेश्चन में टेक्निकल फॉल्ट रहती है, वो ये बात ध्यान नहीं देते, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी अगर आप बनाने जाओगे तो ये नहीं आएगा, और नहीं आएगा तो आपका दिमाग घूमेगा, है ना, क्योंकि वो तो प्रॉब्लम को पकड़ लेता है ना। तो भैया यहां पे घुमाना नहीं है, जो क्वेश्चन ने कह दिया हाथ जोड़कर अपनाना है। ओके, चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ यहां पर भैया फिर शेयर कैपिटल का हमारे पास कोई काम नहीं है, तो छोड़ो आगे बढ़ते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस का तो काम है भैया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो निकालनी है। तो 1,17,18 से 18-19 यानी यूं चल रही है गाड़ी, यूं चल रही है। प्लीज इसको ईयर को याद रखना, कई बार गाड़ी यूं चल रही होती है, कई बार यूं चल रही होती है, तो इसको ध्यान देना है। 1 लाख नेगेटिव थे और 4 लाख पॉजिटिव हो गए, यानी कि कितने का मुनाफा हुआ, कितने का हुआ, तो 5 लाख का हुआ। क्यों, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव होने का मतलब है कि पहले तो 1 लाख का लॉस कवर किया और फिर 4 लाख का प्रॉफिट कमाया, तो टोटल प्रॉफिट कितना कमाया, 5 लाख कमाया। ठीक है, ओके। नाउ नॉन करेंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग 9 लाख का 9 लाख है, लेकिन भैया लॉन्ग टर्म बोरोइंग में इंटरेस्ट का चक्कर हो सकता है, तो रुक जाते हैं जरा। फिर करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का नोट नंबर है, तो भैया इसके अंदर जाकर देखना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, तो इसके अंदर भी जाकर देखना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है भैया जी। नाउ एसेट्स में हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स में टेंजिबल एसेट है, नोट नंबर डाला हुआ है, जाकर देखेंगे। ठीक है, और इंटेंजिबल एसेट्स में 58 से 46 हो रहा है, नोट नंबर डाला हुआ है, तो जाकर देखेंगे। ठीक है, नाउ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 45 से 1 लाख हो रहा है, भैया ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है और ये बढ़ रही है, यानी कि आपने परचेज की होगी तभी तो बढ़ रही है, तो भैया 45 से 1 लाख हो रही है, यानी 55,000 आपका क्या हो गया, माइनस, है ना, आपने परचेज किया होगा। ठीक है भैया, और कुछ इंटरेस्ट लगा नहीं है, तो वहां तो कोई चक्कर नहीं है। नाउ करेंट इन्वेस्टमेंट, अच्छा अब यहां ध्यान देना एक छोटी सी बात भैया जी, ये हालांकि अगर आपने क्लास के बच्चे हो तो आपको पता ही है, जो यूट्यूब पे है उनको भी इस बात को ध्यान देना है कि भैया जी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और करंट इन्वेस्टमेंट दोनों भाई भाई हैं हमारे लिए, जब तक कि हमसे ना कहा जाए। ऐसे ही यहां पर लिखा जाएगा मार्केटेबल सिक्योरिटीज, अगर ये भी लिखा हुआ है तो दोनों भाई भाई हैं, दोनों को साथ ही लेकर चलो। समझ गए अब? तो अगर अब मैं आपसे पूछूं कि ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है, तो आपको ये नहीं बताना
ये और ये इन दोनों को प्लस करके बताना है, तो 1,20,000 और 1,20,000 2,40,000। ऐसे ही अब आपका क्लोजिंग बैलेंस ये नहीं आएगा, आपका क्लोजिंग बैलेंस आना चाहिए 1,80,000 प्लस 2,00,000 यानी कि 3,80,000। समझ रहे हो? तो अगर मैं तीनों एक्टिविटी का पूछूं कि तीनों एक्टिविटी का नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज क्या आएगा, तो भाई इन दोनों का टोटल 2,40,000 और 3,80,000 मुझे चाहिए, यानी 1,40,000 इंक्रीज और डिक्रीज तीनों एक्टिविटी का आना चाहिए। दिमाग के घोड़े दौड़ गए, अपन ने बता दिया। ठीक है भैया जी, ध्यान रखेंगे। अगर भैया मार्केटेबल सिक्योरिटी दिखाओ तब भी यही करेंगे, अनटिल और अनलेस, फिर से सुन लीजिएगा, अनटिल और अनलेस क्वेश्चन सजेस्ट कि ये जो करंट इन्वेस्टमेंट है ये 3 महीने से ज्यादा का है। फिर से सुन लीजिएगा, अनटिल और अनलेस क्वेश्चन ये कह देता है कि करंट इन्वेस्टमेंट जो है ये 3 महीने से ज्यादा का है। भैया ये 3 महीने की बात क्या हुई? तो याद रखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर वही चीजें आती हैं जो सब 3 महीने के अंदर हो जाएं, जो रियलाइज करा देते हैं हम 3 महीने के अंदर, वो इसके अंदर आती है। और ऐसा माना जाता है कि करंट इन्वेस्टमेंट अगर डायरेक्टली नहीं कहा गया कि क्या है क्या नहीं है, हम मानेंगे कि ये भी हमारा 3 महीने के अंदर हो गया होगा। ये एक नॉर्मल एजम्पशन है इस चैप्टर में जब हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं तब। ओके ठीक है भैया जी। इन्वेंट्री का नोट नंबर डाला हुआ है, तो नोट नंबर में जाकर देखते हैं क्या हो रहा है। ओके, क्वेश्चन पढ़ लिया। चलिए अब इसमें कुछ नोट्स हैं तो उनको देख लीजिए। तो रिजर्व एंड सरप्लस भैया क्या हो रहा है? 1,00,000 से 4,00,000 हो रहा है, हमें पता है, फिर ये 5,00,000 का है। ठीक है भैया जी। डिवेंचर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में इन्होंने 12% डिवेंचर का, अब डिवेंचर में कोई चीज चेंज नहीं हो रही तो 9,00,000 के ऊपर इंटरेस्ट तो लगेगा ही, तो 12 9,00,000 के ऊपर, तो 9 18 तो 108, तो 1,08,000 बन रहा है ना। 12% में 2 जीरो कट जाएंगे तो 1 2 3 1 2 3 और 9 और 12 108, तो 1,08,000 आपका इंटरेस्ट है। ओके भैया जी। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में जो नोट नंबर डाला हुआ था, ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट हो गया ना, इसको रेड कर दूं क्या? ध्यान देना, मैंने थ्योरी पढ़ाते वक्त देखो यहां पे बताया हुआ है, शॉर्ट टर्म लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, ये सब किसका पार्ट है? फाइनेंसिंग का पार्ट है। तो वर्किंग कैपिटल चेंज वाले में नहीं लेना इसको, है ना। तो मैं यहां पर रेड मार्क कर दे रहा हूं ताकि आपको ये बात याद भी रहे। तो ये जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग है कहां गया? ये रहा। ठीक है, ये बैंक ओवरड्राफ्ट है, यानी कि ये मेरे फाइनेंसिंग का पार्ट हुआ। फाइनेंसिंग का पार्ट हुआ, 1,00,000 से 2,40,000 हो रहा है, दैट मीन्स कि 1,40,000 से बढ़ रहे हैं, तो ये फाइनेंसिंग में जाके प्लस होगा, इसका ऑपरेटिंग में कुछ नहीं करेंगे। डन है सरकार, याद रखेंगे। शॉर्ट टर्म प्रोविजन भैया, प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है 1,75,000 और 2,00,000, तो फिलहाल तो अभी कुछ पता नहीं है, तो ये मेरा पेड है, ये मेरा मेड है, क्योंकि ओपनिंग वो है, क्लोजिंग ये है। चलिए भैया नीचे चलते हैं फिलहाल के लिए। अब नीचे कुछ एडजस्टमेंट है, दिख रहा होगा आपको, अभी छोटी स्क्रीन करके दिखा दूंगा मैं, है ना। तो इसके अंदर अपने को अकाउंट बनाना है, बेसिकली अकाउंट बनाना है प्रोविजन फॉर टैक्स का। नाउ टेंजिबल एसेट्स में भैया मशीनरी दिख रही है 16,42,000 और 24,00,000, और मुझे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिख रहा है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल काम है, अगर इसमें कुछ एडजस्टमेंट कुछ नहीं दिया हुआ है तो आप समझ के चलेंगे कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वही साल का डेप्रिसिएशन है। तो भैया जी इसके बीच का जो डिफरेंस है वही साल का डेप्रिसिएशन, यानी 2,00,000 आपका डेप्रिसिएशन हो गया। 2,00,000 आपका क्या आ गया? डेप्रिसिएशन। तो ये आपको पता है कि एक्टिविटी 1 में ऐड होता है। ठीक है जी, डन है। ओके भैया जी, बाकी उनके बीच का डिफरेंस है जो परचेज जाएगा। नाउ इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट में गुडविल है 58 से 46 हो रही है, और कुछ बोला नहीं, और कुछ बोला नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि इंटेंजिबल एसेट कम कैसे हो सकती है भैया? ये तभी हो सकती है जब उस पे अमोर्टाइजेशन लग रहा हो, तभी तो कम होगी। आप इसको सेल क्यों नहीं मान सकते? हम नॉर्मल एजम्पशन यही मान के चलते हैं, जब तक क्वेश्चन अलग से स्पेसिफाई ना कर दे कि दिस डिक्रीजमेंट इज सेल, तब तक हम सेल नहीं मानेंगे, अमोर्टाइजेशन मानेंगे। और ये कितना है? 4 और 8 12,000, तो 12,000 का हमारा अमोर्टाइजेशन हुआ है। ठीक है जी, ये भी प्लस होता है ऑपरेटिंग में, जैसे ये 2,00,000 प्लस होगा, अमोर्टाइजेशन भी प्लस होगा। ठीक है भैया जी। फिर इन्वेंट्री में सिर्फ स्टॉक इन ट्रेड है, 90 से 2,14,000 हो रहे हैं, यानी ये बढ़ रहे हैं, और बढ़ने का मतलब है कि मैंने मटेरियल बनाया, उस समय पैसे दिए और बना के अपने पास रखा हुआ है, बेचा नहीं है, तो इसका मतलब कि भैया जी ये मेरे लिए माइनस है। कितना माइनस है? तो 24 ना, 14, तो 1,24,000। ठीक है जी, तो 1,24,000 मेरा माइनस है। बाकी चीजें हो गई, एक नीचे रह गया, तो इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना है। चलिए इसको मैं दिखा देता हूं आपको एक बार ऊपर करके, देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। टैक्स रुपीज 1,50,000 वॉज पेड, पेड लिखा हुआ है सर, पेड ड्यूरिंग द ईयर, पेड है।
अब देखिएगा यहां पर तो आपको ओपनिंग बैलेंस भी दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है और पेड भी दिया हुआ है। तो इसका मतलब कि इसका अकाउंट बनाएंगे और देखेंगे कि मेड कितना आ रहा है ना। इसका अकाउंट बनाएंगे और देखेंगे कि मेड कितना आ रहा है। ओके, डन है। अब मैं इसको वापस सही जगह पे कर देता हूं। चलिए, तो अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करना है, वीडियो पॉज करके। बाकी मैं अब शुरू हो रहा हूं। ओके, डन। चलिए तो शुरू करें। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन पहली ही झंझट को खत्म कर देते हैं भैया, प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाकर। तो भैया जी यहां पर आता है टैक्स पेड, है ना, तो यहां पे बैंक लिखेंगे, टू बैंक, क्योंकि टैक्स पेड हमें गिवन था 1,50,000। फिर यहां पर अपना बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, ओपनिंग बैलेंस इस साइड पर आता है, जो कि जहां तक मुझे याद आ रहा है 1,75,000 था, है ना। हाँ, 1,75,000 ही है। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस 2 लाख है, तो क्लोजिंग बैलेंस इस साइड आएगा। प्लीज ये अकाउंट याद रखना, क्योंकि ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। ये आएगा या तो नॉर्मल प्लांट मतलब नॉर्मल एसेट का अकाउंट आएगा, और या तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट आएगा। ठीक है जी, और ये आ जाएगा बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड 2 लाख रुपए। अब नॉर्मली आपको दिख ही रहा होगा भैया जी कौन सी साइड बड़ी आ रही है। तो भैया ये वाली साइड बड़ी है 3.5 लाख। तो अगर ये वाली साइड बड़ी है ना, तो इधर भी यही लिखो 3.5 लाख। अब अगर ये 3.5 लाख है, तो इसका मतलब क्या हुआ भैया, तो इसका मतलब कि यहां पे बैलेंस आएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। ठीक है, इसको आप बैलेंसिंग फिगर बोलते हो। ठीक है जी, इसको आप क्या बोलते हो, बैलेंसिंग फिगर बोलते हो। तो ये आ जाएगा 1,75,000। ठीक है जी, तो अब देखिए यही आपका मेड भी कहलाता है, यही आपका मेड है। यानी कि जब मैं स्टेप 1 में नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड निकालूंगा, तो उसमें ये वाला अमाउंट प्लस करूंगा, और स्टेप 4 में ये पेड होता है, ये पेड होता है, तो इसको माइनस करूंगा। इससे पिछले क्वेश्चन में क्या था, ये इन दोनों में से कोई भी चीज गिवन हो, अगर यहां पर पेड की जगह मेड लिखा होता, मेड लिखा होता है ड्यूरिंग द ईयर लिखा होता, तो हम उसको मेड मानते हैं, तो यहां पर ये आता और बैलेंसिंग फिगर फिर इधर आता। ठीक है जी, तो याद रखेंगे मेड प्लस बैलेंसिंग पेड माइनस। अगर ये दोनों ना दिए होते तो मेरा ओपनिंग बैलेंस पेड और क्लोजिंग बैलेंस मेड होता है। ओके, हमेशा इस बात को ध्यान रखना। ठीक है जी, चलिए बस फिर अब फटाफट पुट कर देते हैं। पहले तो वर्किंग नोट ही बना लेते हैं। ये रहा कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंटरेस्ट एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। ठीक है, तो भैया जी ये कितना हो गया 4 लाख, और ये कितना हो गया 1 लाख। ठीक है, और ये नेगेटिव था, तो अब ध्यान से देखिएगा माइनस और माइनस प्लस होता है, तो वैसे भी आप समझ सकते हो कि ये 5 लाख हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें अपन प्लस कर देंगे प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड कितना है 1,75,000। ये आ गया 6,75,000। पिछली बार टोटलिंग गलत हो गई थी, इस बार उम्मीद है कि सही है ना। ठीक है, ठीक है जी, ओके डन है। बस यहां लिख दीजिए। अब थोड़ा फास्ट कर लेता हूं मैं इस बार। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट कर लेता हूं। ए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंटरेस्ट एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी 6,75,000। तो ये हो गया 6,75,000। ठीक है, चलो भैया अब इसमें एडजस्टमेंट। इस बार एडजस्टमेंट हमारे पास 3 है ना, एडजस्टमेंट इस बार ज्यादा है। एडजस्टमेंट में प्लस डेप्रिसिएशन प्लस
एमोर्टाइजेशन, ठीक है, प्लस कितने परसेंट इंटरेस्ट है, 12% डिबेंचर, है ना, तो इंटरेस्ट ऑन 12% डिबेंचर। डेप्रिसिएशन हमारे पास है 2 लाख, एमोर्टाइजेशन है हमारे पास 12,000 और इंटरेस्ट ऑन ये है 1,08,000। तो 1 लाख प्लीज प्लस 2 लाख तो 3,20,000। तो यहां आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, चेंज कितना आ रहा है भैया, तो 6 और 3 9,95,000। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, डन है ना जी। यहां तक तो कोई लोचा नहीं है भैया। आगे बढ़ जाओ। अब हमारे पास क्या थे, 2 चीजें एक्स्ट्रा थी, उनको देख लेते हैं। भैया कौन सी 2 चीजें, अरे यार कितना सिंपल तो था, है ना। जो 2 चीजें हमारे पास एक्स्ट्रा थी, कहां गई, ये रहा, एक इन्वेंट्री और एक और इधर था, नहीं बोरोइंग्स में हमारे पास नहीं था क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट था, एक ही थी, सिर्फ एक ही था हमारे पास, स्टॉक इन ट्रेड, है ना, स्टॉक इन ट्रेड 1,24,000। तो बस फिर माइनस इंक्रीज इन, आप इन्वेंट्री लिखोगे क्योंकि इन्वेंट्री के अंदर है, तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री लिख सकते हो आप, तो इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज। अब क्योंकि एक ही है तो सीधा चाहे तो आप बाहर लिख सकते हो, ठीक है, 1,24,000। ओके जी। अब यहां माइनस का साइन पहले से लगा हुआ है, तो अगर यहां माइनस का साइन पहले से लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि भैया आपको दोबारा माइनस के साइन लगाने की जरूरत नहीं है। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखना है, कोई जरूरत नहीं है भैया जी, ठीक है। तो अब आपके पास आ जाएगा, पहले इसी से लिख लेते हैं, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आ गया, लीजिए भैया जी, लो देखो वो आ गया। कौन कौन कौन, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, और कौन, इसको माइनस करेंगे तो 71,8, तो 871 हो गया। अब क्या करें भैया, तो इसमें माइनस करेंगे अपन टैक्स पेड, और टैक्स पेड क्या था, क्वेश्चन में हमें एडजस्टमेंट में दिया हुआ था 1,50,000, तो इसमें 1,50,000 माइनस कर दो। लो भैया जी, तो अब अपना आ गया नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, टिडिंग टिडिंग टिंग टिडिडिडिडिंग, ये जाएगा 7,21,000, है ना। ठीक है जी, बस खत्म। अब बाकी दोनों एक्टिविटीज निकालनी है और सॉल्व करना है, यहां पे भी कोई लोचा नहीं है। ओके जी, चलिए बी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यार मैंने इन्वेस्टिंग लिखा था, फाइनेंसिंग लिख दिया था पिछले क्वेश्चन में, इन्वेस्टिंग ही लिखा है, इन्वेस्टिंग ही लिखा है, फाइनेंसिंग फाइनेंसिंग ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग, ठीक है ठीक है, सब सही है। ओके चलो भैया, तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालना है। तो भैया यहां पर तो हमारे पास, यहां तो हमारे पास क्या था भैया, तो हमारे पास सिर्फ एक मशीनरी ही थी, तो मशीनरी है और डेप्रिसिएशन। तो भैया इसमें कैसे बाइफरिकेट किया जाए, ये कई बच्चों के लिए दिक्कतकारी हो जाता है। तो देखो इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं सोचना है, आप डेप्रिसिएशन का हिस्सा अलग कर चुके हो तो इसको अलग हटा दो, इनके बीच का जो डिफरेंस है वही है आपका। हालांकि एरो इस साइड का बनेगा क्योंकि ये इस साइड से है। तो यानी कि आपने परचेज किया है, कितना परचेज किया है, तो 24 लाख में से 16 माइनस किया तो 8 लाख, 8 लाख में 42 और माइनस कर दो तो 7,58,000, है ना। तो 7,58,000 का परचेज ऑफ मशीनरी है। वेरी सिंपल। आपको इसमें अकाउंट बनाने की जरूरत है क्या, तो नहीं है, है ना। ठीक है जी, इसमें आपको बनाने की जरूरत नहीं बने पड़ेगी। क्यों भैया, अगर बना देंगे तो बना दो, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओगे आप। ठीक है जी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो ओपनिंग बैलेंस इधर, क्लोजिंग बैलेंस इधर, और जो ये है तो वही तो आएगा। अगर आप नोटिस करो तो मैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाता हूं, है ना, तो ये है,
ओपनिंग बैलेंस इस साइड आता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लायबिलिटी है, तो ओपनिंग बैलेंस इस साइड आएगा 2 लाख, क्लोजिंग बैलेंस इस साइड आएगा 4 लाख, और ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख, तो 4 लाख डेप्रिसिएशन का कुछ बैलेंस ही नहीं बचा। तो आप सिर्फ मशीनरी अकाउंट बनाने जाओगे, ठीक है, और मशीनरी अकाउंट बनाओगे तो ओपनिंग बैलेंस इधर एसेट है, क्लोजिंग बैलेंस इधर, जो इनके बीच का डिफरेंस है वही आपका परचेज है। क्योंकि जब आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हो तो डेप्रिसिएशन तब तक नहीं आता जब तक कि आप कोई सेल ऑफ मशीनरी ना कर दो, है ना। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया हुआ है, प्लीज इन क्वेश्चंस को करने से पहले ये अकाउंट आपको आने चाहिए, है ना, इसीलिए मैंने ये सारी बात बताई थी। चलो भैया, तो यहां पर इसकी जरूरत नहीं पड़ती, अपन सीधा कर सकते हैं। तो बस फिर भैया जी परचेज ऑफ मशीनरी हो गया और परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी, ये भी था सवाल में, याद है, ये रहा 55,000, तो ये भी परचेज है तो ये भी माइनस होगा, तो ये कितना आ जाएगा, एक मिनट, क्या था, 7 लाख था ना, 8 में से 42 काटे 58, ठीक है, तो ये हो गया 7,58,000। अब मैंने वहां नेगेटिव नहीं लिखा है ना, तो मैं यहां लिख दूंगा, और ये 55,000, तो ये दोनों ही मेरे कहां आएंगे, ब्रैकेट में आएंगे। अब एक लंबी सी लाइन खींच देंगे और बस आ गया, ठीक है। क्या था अपने पास, नेट कैश, ये अपने पास पॉजिटिव था ना, तो नेट कैश फ्लो था ये, पर ये हमारे पास नेगेटिव, तो नेट कैश यूज्ड, ठीक है, तो नेट कैश यूज्ड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। अब इसको लिख देते हैं, कितना आ जाएगा, 7 लाख, तो 3,1, तो 8,13, तो 8,13,000 नेगेटिव, और यूज लिख दिया तो नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में एक पॉइंट था कि भैया इन्होंने हमें डायरेक्टली ही फाइनेंसिंग एक्टिविटी दे रखा था, तो क्या भैया अगर इन्होंने मुझे डायरेक्टली फाइनेंसिंग एक्टिविटी दे रखा है तो आप इधर देखो ना, 8 लाख से 10 लाख हो रहा है, तो 2 लाख पॉजिटिव, ओके भैया, और मेरे पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग में तो कुछ भी नहीं है, और मेरा इंटरेस्ट लगा 1,08,000 का, है ना। तो अगर नॉर्मली आप बनाने जाते, अगर आप नॉर्मली बनाने जाते तो भैया जी यहां पर वो बात बनेगी ही नहीं। क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि यार ये 9 लाख है और ये यहां पर चीजें अंतर है। तो भैया जब ऐसा केस हो तो हम क्या करें, जरा मुझे बताइए, हम क्या करें। तो नॉर्मली अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसने डायरेक्ट दे दिया तो मुझे निकालने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज अगर मैं निकालूंगा तो भैया ये 2 लाख माइनस इसका इंटरेस्ट, पूरा अमाउंट लिख देता हूं, 2 लाख माइनस इसका इंटरेस्ट 108, ठीक है जी। तो अब मेरे पास कितना आ रहा है, 92। अब आपको लगा कि यार ये क्या हो गया, तो आप इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए शॉर्ट टर्म बोरोइंग के ऊपर, तो 1,40,000 ये है, अब इसमें 1,40,000 जोड़ दीजिए, ठीक है, तो 1,40,000 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2,32,000। अब चाहो तो आप इसको निकालो तब भी 2,32,000 आएगा। कई बार क्वेश्चन में टेक्निकली फॉल्ट हो जाता है, तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि जब उसने डायरेक्ट दे दिया है तो भाई क्वेश्चन ने दे दिया तो मैं ये सब क्यों करूं, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है। हो सकता है कोई आंसर आपके पास होगा जिसमें उन्होंने निकाला होगा, तो आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन ने अगर कह दिया तो मैं निकालने का टाइम वेस्ट क्यों करूं, तो कोई जरूरत नहीं है, सीधा निकाल दीजिए। बस आप यहां सीधा लिखोगे सी एक्टिविटी नेट कैश, और देखिए यहां पे फ्लो की ही बात की गई है, तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डायरेक्ट दिया हुआ है सर, अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, अगर डायरेक्ट ना दिया होता तो हम कैसे निकालते, तो 2 लाख हमारा पॉजिटिव क्योंकि शेयर बढ़ा है, 1,08,000 डिवेंचर के ऊपर इंटरेस्ट है तो वो माइनस होता, और हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे लिए क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे लिए आता करंट लायबिलिटी में है, लेकिन यहां फाइनेंसिंग का पार्ट होता है, तो भैया इंक्रीज हो रहा है तो वो भी प्लस, तो इसमें करेंगे तो 2,32,000 ही आएगा। अब डायरेक्ट क्वेश्चन ने दे दिया, हमने कहा थैंक यू, तो अपन डायरेक्ट ही यहां पे 2,32,000 लिख सकते हैं। लेकिन याद क्या रखना है, इसको येलो में कर देता हूं मैं, याद क्या रखना है कि अगर ना दिया होता तो भी अपन कॉमियंस है यार, यूं निकाल लेते, कॉन्सेप्ट हमारे पास है, तो बात ही खत्म ना। अब क्योंकि ये आ गया है तो एक लाइन खींच देते हैं, अब आएगा नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज, है ना, नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज, तो नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज कितना आ जाएगा, कितना आना चाहिए, याद है अपन ने 1,40,000 निकाला था शायद, अगर आपको याद आ रहा होगा तो कहीं निकाला था ना, ये रहा 2,40,000 से 3,80,000 करना था, यानी 1,40,000 आना चाहिए, लेट्स सी। तो देखिए 7,21,000 पॉजिटिव,
ये 2,32,000, तो 7,21,000 प्लस 2,32,000, तो हो जाएगा 953। ठीक है, और 953 में से 813 माइनस करो तो 40 लीजिए, आ गया 1,40,000। अब आ गया है तो मुस्कुरा दो यार, सही आ रहा है भाई, ओ भाई सही आ रहा है भाई, सही आ रहा है। प्लस ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इस क्वेश्चन में जो पॉइंट था, एक तो प्रोविजन फॉर टैक्स वाला था और एक ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में था कि भैया इसमें करंट इन्वेस्टमेंट भी दिया हुआ है। तो आप चाहो तो ऐसे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिख के यहाँ पे 2 लिख दोगे। मैं आपको नॉर्मली यहाँ बता दे रहा हूँ, पता तो आपको है ही। ओपनिंग कैश बैलेंस, यहाँ करंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, फिर दोनों का टोटल उधर लिखोगे, फिर जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो आएगा। मैं यहाँ पे दोनों को ऐड करके दे दे रहा हूँ। तो 1,20,000 प्लस 1,20,000, तो कितना हो गया ये 2,40,000। 2,40,000। लो बबुआ, लो बबुआ, काम खत्म। ठीक है, ठीक है जी। तो बस यहां पे आ जाएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, तो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 3,80,000। टिडिंग टिडिंग टिंग टिडिंग टिडिंग। ठीक है जी, डन है, बस हो गया, खत्म बात। ओके, चलो भैया, तो एक और सवाल करें, और अगर आपने सही किया है तो वेरी गुड, बीच में पीठ थपथपाते रहना, है ना, क्योंकि दुनिया तो बुराई करने के लिए बैठी हुई है। ये आप ही हो जो हर चीज से लड़ रहे हो, कुछ अपनों के प्यार और भरोसे पर। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नाउ अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ध्यान देंगे प्लीज। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ डीसीएक्स लिमिटेड, भैया डीसीएक्स लिमिटेड की बैलेंस शीट हमें गिवन है, एंड द एडिशनल इंफॉर्मेशन एज एट 31 मार्च 2018 प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें भी मुझे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, यानी कि मुझे तीनों एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी। हमने कहा ठीक है भैया जी। तो भैया जी डीसीएक्स लिमिटेड में अपन चालू होंगे। तो बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018 क्या क्या चीजें गिवन है, तो देखिए इक्विटी एंड लायबिलिटी, हमने कहा ओके। इसमें भैया शेयर कैपिटल में कोई नोट नंबर नहीं है, यानी 21 से 30 लाख हो रहा है, तो 9 लाख का इंक्रीजमेंट है, प्लस होगा फाइनेंसिंग में, ओके। रिजर्व एंड सरप्लस में नोट नंबर है भैया जी 17 यहां है, 18 यहां है, यानी यहां से यहीं जा रहा है, तो 5 से 4 हो रहा है, ये तो घट रहा है भैया, लॉस हुआ था क्या? ऑफ कोर्स, जब क्वेश्चन ऐसा कह रहे तो हम यही मानेंगे। ठीक है भैया जी। करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इसको जाकर देखना पड़ेगा, 5 से 8 हो रहा है, तो भैया क्या डेट है, कैसी है, उसके हिसाब से इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगी। फिर बारी आती है करंट लायबिलिटी ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ये बढ़ रहा है, तो लायबिलिटी बढ़ने का मतलब है कि आपने उधार और लिया होगा, तो कहीं ना कहीं आपने इनडायरेक्टली ही सही अपने पैसे बचाए होंगे, तो ये हमेशा प्लस होता है, तो ये 50 के प्लस हो जाएगा वर्किंग कैपिटल चेंज वाले पॉइंट में। ठीक है, ट्रेड पेबल के लिए। फिर आता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, तो प्रोविजन का अकाउंट देखना पड़ेगा, प्रोविजन में नोट नंबर में क्या बोल रहा है। ठीक है, ओके भैया जी। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में फिक्स्ड एसेट्स में भैया नोट नंबर दिया हुआ है 20 से 27 हो रहा है, पर नोट में जाकर देखेंगे। इंटेंजिबल में 7 से 8 हो रहा है, नोट नंबर नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये बढ़ रहा है। देखिए 17 से 18, तो एक अपन ने इंटेंजिबल कर लिया जिसमें घट रहा था, इसमें बढ़ रहा है, बढ़ने का मतलब परचेज माना जाएगा, तो माइनस करेंगे 1 लाख। बढ़ रहा है तो परचेज, घट रहा होता है और सेल नहीं बोला होता तो अपन एमोर्टाइजेशन मानते हैं। ठीक है, और कुछ ना बोला हो तब भी एमोर्टाइजेशन मानते हैं। नाउ इसमें भी फिर वही पॉइंट है, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो मुझे पता है करंट इन्वेस्टमेंट इन दोनों को जोड़ना है, तो 89 प्लस 37 11 12, तो 1,26,000 होना चाहिए। किसको जोड़ने के बाद 78 78, यानी कि 156 को जोड़ने के बाद। तो यानी कि अगर मैं ध्यान दूं तो मेरा 30,000 नेगेटिव होना चाहिए, नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज, समझ रहे हो, मेरा 30,000 नेगेटिव होना चाहिए, नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज, क्योंकि जब वो 30,000 नेगेटिव होगा तभी तो फिर 156 उसमें ऐड होगा, ओपनिंग यही है ना, 156 ऐड तो नेगेटिव 30 यानी कि 126, और अपना 126 ही आना चाहिए। ठीक है भैया जी। इन्वेंट्री का क्या हो रहा है भैया, 4 लाख से 8 लाख हो रहे हैं, इसमें कोई नोट नंबर नहीं है, तो यानी कि इन्वेंट्री मेरी बढ़ रही है, तो ये तो अभी तक हमने देख ही लिया, तो -4 लाख। इंक्रीज इन करंट एसेट्स माइनस होता है,
इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी प्लस होता है। ठीक है भैया जी, तो क्वेश्चन खत्म। हाँ, नोट नंबर देख लेते हैं। तो रिजर्व एंड सरप्लस में ज्यादा कुछ भी नहीं बताया, 5 से 4 यानी कि भैया 1 लाख का घाटा तो हुआ है। फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग में डिवेंचर 8% दे दिए गए हैं और ये 5 से 8 हो रहे हैं। हमने कहा ठीक है भैया जी, लगाना किस पर है, इस पर या इस पर। जब क्वेश्चन कुछ ना बोले तो हमेशा ओपनिंग बैलेंस पर लगाएंगे, अगर क्वेश्चन कुछ बोलता है तो जो बोलेगा उसके हिसाब से करेंगे। ठीक है भैया। फिर शॉर्ट टर्म में प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है, यानी ये ओपनिंग ये क्लोजिंग। अब देखते हैं एडजस्टमेंट में कुछ नहीं बोला होगा तो ये टैक्स पेड है और ये टैक्स मेड है। ओके भैया जी। फिर इंटेंजिबल एसेट्स में क्या बोला हुआ है, मशीनरी 25 से 33 हो रहा है, तो मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 5 लाख से 6 लाख हो रहे हैं, यानी इसमें भी कुछ चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है भैया जी। अगर कुछ नहीं बोला होगा तो 5 से 6 होना यानी कि 1 लाख डेप्रिसिएशन और 25 से 33 होना यानी 8 लाख का परचेज। अगर कुछ बोला होगा तो अकाउंट बनाना पड़ेगा। चलो भैया, तो आगे बढ़ो। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी इन्होंने, यानी कि कुछ ना कुछ काम धाम होना है। देखिएगा, ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज 8 लाख, 8 लाख रुपए की जो मशीनरी थी उस पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगा था 3,20,000 रुपए, इसको बेचा गया 6,40,000 रुपए में। ठीक, तो मैं इसकी कैलकुलेशन यहीं कर देता हूं। तो देखिए, कॉस्ट ऑफ मशीन 8 लाख, इस मशीन पे अब तक जो डेप्रिसिएशन लगाया जा चुका है तो माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इस मशीन पे अब तक जो डेप्रिसिएशन लगा था वो 3,20,000 का लगा था, यानी कि भैया इसकी एक्चुअल कॉस्ट जो अभी थी किताबों के हिसाब से वो 4,80,000 थी। ये आपको नोट दिखाना है ना, मैं यहां दिखा रहा हूं आपको। तो यानी कि इसकी एक्चुअल वैल्यू 4,80,000 थी, लेकिन भैया मैंने इसको 6,40,000 में बेच दिया। मैं तो पक्का कॉमियन हूं, 4,80 की चीज को 6,40,000 में बेच देता हूं। मैंने कहा ओके वेरी गुड, यानी कि जब आपने इसको सेल किया तो सेल वैल्यू हो गई 6,40,000। तो ध्यान रखिएगा, 80 में से 40 नहीं माइनस करना है ना, 4 में से 8 माइनस करना है। कई बार ऐसे में लोग गलत लिख देते हैं, यहां 40 कर दोगे और यहां 2 कर दोगे, 2,40,000 मत कर देना, है ना। तो ये 1,60,000 बनता है ना, 1,60,000। तो ये आपका गेन हो गया, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ठीक है, तो गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना आ गया, 1,60,000। ठीक है जी, ओके डन है भैया। अब वो डेप्रिसिएशन वेप्रिसिएशन जो निकालते हैं वो कैसे निकालेंगे, तो जाहिर सी बात है उसके लिए यानी कि यहां पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा और मशीनरी अकाउंट भी बनेगा। तो ये क्वेश्चन में दोनों अकाउंट बनेंगे। ओके ठीक है भैया जी। और इन्होंने क्या बोला, डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 1 अप्रैल 2017। देखिए, तो एक क्वेश्चन हमने कैसा कर लिया था जिसमें आखिरी तारीख में कहा था, इसमें 1 अप्रैल को कहा है, यानी 31 मार्च 17 के बाद ही तो 1 अप्रैल है। तो इसी दिन जैसे ही नया साल शुरू हुआ, 31 मार्च 2017 के बाद जैसे ही अगला दिन आया 1 अप्रैल 17, उसी दिन 3 लाख रुपए का इशू किया है, यानी कि 5 + 3 लाख। तो इसी दिन से ये 8 लाख है, इसी दिन से ये 8 लाख है। तो जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी वो इस पर होगी। 3 क्वेश्चन लाया हूं लेकिन उसमें स्लाइटली चेंज, और ऐसे ही इजी सवाल आते हैं, बस यही छुट्टू पॉइंट बीच में कांटे की तरह चुभाने के लिए रहते हैं। तो याद रखिएगा, अगर यहां पर 31 मार्च 2018 बोला होता तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन इस पर आती। अगर इन्होंने 1 अप्रैल 2017 बोला है तो ये जो 3 लाख बढ़े हैं वो इसी दिन बढ़ गए हैं, तो यानी कि 8 लाख के ऊपर आपकी डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन होगी। अब एक और बात बता देता हूं, चाहे आप ओपनिंग पे डेप्रिसिएशन लगाते या क्लोजिंग पे लगाते, आपका आंसर सेम आ जाता। तो पता नहीं चलता है यहां पर, क्योंकि कई बार क्या होता है कि भाई नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज इक्वल नहीं आया, तो मेरे दिमाग की बत्ती ने कह दिया भाई कुछ गड़बड़ है, दया पता करो क्या गड़बड़ हो रही है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में अगर आपने इंटरेस्ट इस पर लगाया तो आप ऑपरेटिंग में प्लस भी यही करोगे, माइनस भी यही करोगे। अगर इंटरेस्ट आपने इस पे लगाया तो प्लस भी यही, माइनस भी यही। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में तो सब कुछ आ जाएगा, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस में क्लोजिंग बैलेंस फिर आ जाएगा, लेकिन गलती हो जाएगी अमाउंट की। तो यहीं पर छोटे छोटे पिन पॉइंट्स को आपको याद रखना है। तो अब मेरा जो डेप्रिसिएशन लगेगा 8% वो किस पे लगेगा, 8 लाख पर। 8 लाख पे 8%, 8 लाख पर 8% निकालेंगे तो 640 यानी कि 64,000। ठीक है जी, वेरी सिंपल। तो 64,000 आएगा। अब जो 40,000 कर देगा, 5 लाख के ऊपर 8% 40,000, तो उसका आंसर भी सही तो आएगा,
कैश फ्लो स्टेटमेंट में लास्ट में बैलेंस सेम आएगा, लेकिन वो यहां गलत हो जाएगा, और इसलिए बच्चों को कई बार पता ही नहीं होता कि वो गलत करके आ गए और टीचर मार्क्स काट लेता है। उनको तो लगता है कि भाई साहब कैश फ्लो स्टेटमेंट में मैंने नेट इंक्रीज डिक्रीज में जैसे ही ओपनिंग ऐड किया क्लोजिंग के बराबर आ गया, लेकिन ये गलती होती है। तो 3 क्वेश्चन है, लेकिन बहुत अच्छे हैं, छोटी छोटी बारीकियां इसके अंदर हैं जो आपको ध्यान देनी है। ठीक है जी, डन है। अपन ने सारे आइटम डिस्कस कर लिए, तो चल लें अब आगे, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इसको बनाना चालू कर देंगे। ठीक है जी, चलो भैया, तो अब मैं शुरू हो जाता हूं, है ना, अब मैं शुरू हो जाऊं। ओके जी, चलो भैया जी, तो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो सबसे पहला काम खत्म करना पसंद है मुझे, मशीनरी अकाउंट से पहले एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है जी, तो इसका बैलेंस आएगा, तो बाय बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 5 लाख टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड 6 लाख। ठीक है जी, तो जो जो चीजें पहले आ रही हैं उसको पहले कर लेंगे। ठीक है, 5 लाख और 6 लाख। अब यहां पर एक छोटी सी बात याद देना। ठीक है जी, अब यहां पर आपको एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है, क्या भैया, कि ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ये कहां आएगा, समझ पा रहे हो आप, ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ये कहां पर आएगा। तो अगर आपने अकाउंट याद होगा तो आपको याद आ जाएगा, कहां पर आएगा, यहां पर आएगा, टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है जी, याद रखिएगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहां पर आता है, और यही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है, तो जब आप किसी मशीनरी को बेचते हो, तो जब आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हो, तो जो मशीनरी बिकी उस पर लगा हुआ डेप्रिसिएशन यहां आता है। 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है ये, है ना। तो यही बात आपको याद रखनी है कि ये चीज उठ के यहां से यहां भी जाएगी, तो मैं यहां लिख ही देता हूं अभी, बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, समझ रहे हो। और फिर ये यहां पर पूरा का पूरा पैसा कितना था, 3,20,000 था, 3,20,000 आएगा। ठीक है जी, 3,20,000 ही था ना, कहीं तो निकाला था आपने, हाँ ये रहा। ठीक है जी, तो 3,20,000 पूरा का पूरा आएगा। अब यहां पे भी 3,20,000। ठीक है, अब जैसे ये किया तो अपने को दिख गया भैया, क्या दिख गया, कि इसकी टोटलिंग तो 9,20,000 आ रही है। अब यहाँ जगह नहीं है तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, क्योंकि ये बीच में ये आ गया है ना, लाइन आपको पता है इसके नीचे, तो यहाँ पे ये आ गया 9,20,000। ठीक है जी, 9,20,000 आ गया, चेंज हो रहा है, ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, 9,20,000 आ गया। ओके, अब यहां पर आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और ये वो पैसा होता है जो आपका स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में एज अ डेप्रिसिएशन गया होगा, ये आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट होता है। ठीक है जी, तो ये जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है ये जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ठीक है, याद रखिएगा, ये बताया हुआ है, बच्चा भूल जाता है, बस बच्चे को क्या याद रहता है, क्योंकि जब आप लास्ट डेज में पढ़ाई करते हो ना, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी फिर नहीं रह पाती, यही आपको ध्यान रखना है। ये वाला मेरा जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ये वाला मेरा कहां जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। बच्चा क्या करेगा, जिसको थोड़ा बहुत याद रहता, कहते ना हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस, तो भैया वो 3,20,000 यहां लिखेगा और यही अमाउंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ले जाएगा, तो गलती हो जाएगी, तो गलती हो जाएगी, ये वाला लेकर जाना है, ये है मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा। ओके, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 4,20,000 चाहिए। ठीक है भैया जी, अब यहां बना लेते हैं, टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 25 लाख बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड, बेचा कितने था, बाय बैंक बेचा था अपन ने 6,40,000 में, और क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया, 33 लाख था। ठीक है, और यहां पे मैंने गेन भी निकाला था, ध्यान रखिएगा यहां पे गेन भी आया था, तो गेन इस साइड आता है, तो टू गेन ऑन सेल कितना था, 25, चलो अभी लिख देता हूं इसको, ये था 1,60,000। 25 लाख
33 लाख 3 लाख 20, ठीक है 33 ही था ना, हाँ ये रहा, 25 से 33 हुआ था, 5 से 6 हुआ था, ठीक है जी, डन है। चले फिर अब आगे, चलिए अब यहां पर अगर मैं देखूं तो भैया ये वाली साइड तो बड़ी दिख रही है, मैंने कहा हाँ जी बड़ी दिख रही है, हाँ जी बड़ी ही दिख रही है, तो बस लिख दीजिए ना यार 60,000, 33 और 3 36 और 4 तो 42, तो 42,60,000 हो गया, 42,60,000 हो गया, ये 2 है, तो यहां पे आ जाएगा 42,60,000। अब अगर आप ध्यान दोगे तो भैया ये वाली साइड तो छोटी हो गई, हाँ जी, तो जो साइड छोटी होती है ये वाली परचेज है, वो वाली सेल है, तो अगर ये छोटी है तो यहाँ पे 2 परचेज की जगह 2 बैंक, और ब्रैकेट में आपको याद रखना है कि ये क्या है, परचेज ऑफ मशीनरी है। अब ये मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा, ये वाला अमाउंट मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है जी, ध्यान रखिएगा ये मेरा बैलेंसिंग फिगर यहां पर था, छोटी छोटी मगर मोटी बात है, ठीक है, तो बैलेंसिंग फिगर ये इन्वेस्टिंग में, ये ऑपरेटिंग में, डन। बस अब इसमें टोटलिंग कर लेते तो 26,60, 26,60 अगर माइनस करते हैं तो 60 का 60 कट गया, 26, तो 26 में 16, तो ये 16 हो जाएगा, है ना, तो 60 का 60 आ गया, 25 और 1 26, 16, ठीक है, बस खत्म, अपना ये वाला काम खत्म हो गया, तो फिर कुछ नहीं बचता इसमें, है ना, फिर इसमें अपना कुछ भी नहीं बचता, सब चीजें इजी हैं, ठीक है जी, तो आगे बढ़ ले, है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, चल लू जी आगे। अब बस आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अपने पास एक चीज और निकालना है, फिर खत्म बात, तो एक वर्किंग और कर लेते हैं, कौन सी वर्किंग रह गई, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी, तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल कितना था, 4 लाख, फिर माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल 5 लाख, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 1 लाख, लेकिन ये 1 लाख कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है, फिर अपने पास जो जो एडजस्टमेंट थे वो ले लेने हैं, इंटरेस्ट तो बाद में आएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स था ना, हाँ, अब देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स में अपने पास मेड वाला पॉइंट नहीं था ना पेड वाला पॉइंट था, तो अब हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये मेड ये पेड, है ना, ये मेड ये पेड, ठीक है, तो इसको प्लस कर देंगे 76 को, और यहां पर डिविडेंड का तो कोई केस था नहीं, तो बस ठीक है, तो प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स मेड वाला, ठीक है, तो कितना था अपने पास 76, अब ये 76 तो पॉजिटिव है और ये 1 लाख नेगेटिव है, तो यानी कि सिर्फ 24,000 आया, और वो भी कैसा 24,000 है, नेगेटिव वाला 24,000 है, ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ गया, बस चलो फिर अब चलो भैया कूच करो, तो ए, ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं ना, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है, ओके जी, चलो भैया जी, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगा, ये रहा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी, अब क्योंकि ये प्रॉफिट लिख दिया मैंने, तो मैं यहाँ पे आराम से 24,000 को ब्रैकेट में रख सकता हूँ, ठीक है, ठीक है जी, तो ब्रैकेट का मतलब है प्रॉफिट बोला है लेकिन है ये लॉस, ठीक है, फिर बारी आती है अब एडजस्टमेंट की, तो ये आ जाएगा एडजस्टमेंट, ठीक है, तो एडजस्टमेंट में क्या है भैया, तो सबसे पहले तो प्लस डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन कौन सा, 4,20,000 जो यहां पे निकला था, है ना, ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, है ना, तो ये आ जाएगा 4,20,000, फिर इंटरेस्ट ऑन 8% डिबेंचर प्लस इंटरेस्ट ऑन 8% डिबेंचर, कितना आया था 64,000, याद रखना क्योंकि पहली तारीख था,
फिर एक माइनस वाली चीज, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, जो कि था 1,60,000। मैंने वहां माइनस लिख रखा है, यहां पे माइनस साइन लगा रखा है, तो यहां ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा तो शायद कुछ नहीं था, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो एक ये था, प्रोविजन फॉर टैक्स का चक्कर नहीं है, डेप्रिसिएशन का लिख दिया मैंने, ऊपर से कुछ और आया नहीं था, है ना। इधर भी कुछ नहीं था, कुछ और चीज तो थी नहीं, गेन आ गया बस। ठीक है, ठीक है जी। तो और तो कुछ था नहीं, तो बस अब अपन इसका क्या करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, बात खत्म कर देंगे, है ना। कौनो दिक्कत नहीं है बाबा रे बाबा, है ना, कौनो दिक्कत नहीं है बाबा रे बाबा। बस फिर चालू कर दें सर जी, चलिए चालू करते हैं। तो 4,20,000 और 64, तो हो गया 84, 84, तो 384। ठीक है जी, 384 ही आ रहा है। ये नहीं 24 ना, सॉरी। 84 और ये 4, तो 4 में से एक काटा तो ये तो 3 हो गया, और 84 में से तो ये 324 हो गया। अब ये जो 324 है ये पॉजिटिव है और 24 नेगेटिव है, तो भैया जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर WC चेंज कितना हो गया, 3 लाख, है ना, 3 लाख। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये दोनों प्लस होंगे, ये माइनस होगा, है ना, ये दोनों प्लस ये माइनस। फिर यहां पर इनकेस डिक्रीज में क्या क्या था, तो इसमें ट्रेड पेबल था, शॉर्ट टर्म प्रोविजन उसका था, तो ट्रेड पेबल प्लस है, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, और इन्वेंट्री माइनस है ना, हाँ माइनस है। तो इंक्रीज इन ट्रेड पेबल और डिक्रीज इन इंक्रीज इन ट्रेड पेबल प्लस होगा, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल प्लस होगा, और माइनस होगा इंक्रीज इन इन्वेंट्री। तो फिर आपके पास आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, फिर इसमें माइनस हो जाएगा टैक्स पेड, तो आपके पास आ जाएगा। अब इसको कर लेते हैं। तो ट्रेड पेबल है 50,000 और ये है 4 लाख, तो एक तरीके से देखा जाए तो 3.5 लाख नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो 3.5 लाख नेगेटिव और 3 लाख पॉजिटिव, ये देख लो, ये प्लस और माइनस, तो ये माइनस है ना। ठीक है जी, तो ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये 50,000 नेगेटिव चला गया, तो इसको भी ब्रैकेट लगाएंगे। अब इसमें इनकम टैक्स पेड है हमारा 76 और 56 था शायद, ये रहा 56, तो ये आ गया 56, क्योंकि मैंने वहां माइनस का साइन लिखा हुआ है, तो यहां ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, वरना माइनस और माइनस मैथमेटिकली प्लस माना जाता है। ठीक है जी, तो ये बात आपको याद रखना है। बस अब आ गया अपने पास नेट कैश यूज्ड, वर्ड यूज करेंगे या आउटफ्लो। ठीक है, इनफ्लो आउटफ्लो, आउटफ्लो माइनस के वक्त, तो मैं यहां नेट कैश यूज लिख देता हूं, है ना, नेट कैश यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सिंपल है, 50 नेगेटिव, 56 नेगेटिव, तो 106 नेगेटिव है ना। अब क्योंकि यहां यूज्ड वर्ड लिखा है तो इसको ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए भैया अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे चलते हैं। अच्छा मैंने BC सब में लिखा हुआ है ना, अगर कुछ बाय बेसिक BC लिखना छूट गया तो प्लीज आप इसको देख लेंगे, है ना। कैलकुलेशन तो सेम आ रही है, तो मुझे नहीं लगता कैलकुलेशन में कहीं गलती है, एक बार बस ऊपर हुई थी बी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पे नेट वर्ड भी यूज कर सकते हैं, कई लोग नेट वर्ड यूज करते हैं, तो लो भैया नेट, क्योंकि अल्टीमेटली प्लस माइनस होने के बाद आता है। शायद मैंने किसी में नेट वर्ड यूज नहीं किया क्या, एन, ये तो नेट है, ये एन, ओहो चलो कोई नहीं, एन एन, ठीक है, बाकी यहाँ नेट है, यहाँ नेट है। हालांकि इससे फर्क नहीं पड़ता, पर कई लोग कहते हैं भाई प्रॉपर सही लिखना ही सही रहता है, तो नेट 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 नेट, ठीक है, नेट नेट नेट। तो अब है परचेज
ऑफ मशीनरी, अभी निकाला था अपन ने 16 लाख, है ना, अकाउंट बनाया था, तो ये तो नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है, ये तो नेगेटिव ही रहेगा, ये देखिए ये रहा, ठीक है, 16 लाख। नाउ गेयरों से लाएगा नहीं, डेप्रिसिएशन का यहाँ पे कुछ आना नहीं है, एडजस्टमेंट हम ले चुके हैं। एक शायद इंटेंजिबल में भी इस बार परचेज था, यहाँ नहीं, कहाँ है इंटेंजिबल, ये रहा, 7 लाख से 8 लाख, तो ये भी एक परचेज ही हुआ था, तो ये भी यहाँ आ जाएगा, परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट, क्योंकि उसमें नाम नहीं दिया था तो अपन सीधा इंटेंजिबल एसेट्स लिख लेते हैं, कितना है 1 लाख है, तो ये भी आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है जी। और तो इसमें कुछ है नहीं, है ना, अगर आप देखोगे तो देख लीजिए, टेंजिबल और इंटेंजिबल, इसके अलावा कुछ है नहीं, डेप्रिसिएशन का यहाँ पर कुछ सिस्टम अभी बनेगा नहीं, ओके, तो कहीं कोई लोचा पोचा नहीं है, सीधा सीधा अपन आगे बढ़ेंगे, ओके। नाउ सेल ऑफ मशीनरी जो था वो आ जाएगा और खेल खत्म। तो सेल ऑफ मशीनरी कितना था, 6,40,000, ये पॉजिटिव रहेगा, तो अगर आप देखोगे तो 16 लाख और एक 17 लाख, इसके अलावा तो कुछ है नहीं, डिविडेंड डिविडेंड का कोई चक्कर था नहीं, बस बात खत्म। फिर नेट कैश, इसमें भी नेगेटिव ज्यादा है, पॉजिटिव कम है, तो नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ओके, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितनी होगी भैया, तो 6 और 17 लाख, 17 में से 6 काटे तो 11 लाख, 11 में से 40 और माइनस कर देंगे तो 10,60,000, ये नेगेटिव है, ठीक है जी। तो 10,60,000 भी नेगेटिव है और 1,06,000 ये भी आपका नेगेटिव है, तो दोनों ही आपके नेगेटिव है ना, याद रखिएगा। तो कितना हो गया ये 10 और 11 और 6 यानी 11,66,000 नेगेटिव है, ओके भैया जी। अब चलिए सी पे चलते हैं। नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, टिडिंग टिडिंग टिंग टिडिंग टिडिंग टिंग, अब भैया जी फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात होगी तो पहले तो शेयर कैपिटल में कुछ बोला नहीं था, तो सीधा का सीधा 21 से 30 लाख हो रहा है, यानी 9 लाख, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग हमारी 5 लाख से 8 लाख हो रही थी, तो 3 लाख और उस पर इंटरेस्ट, तो इशू ऑफ इक्विटी शेयर लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, नॉर्मल शेयर, शेयर कैपिटल, और ये है 8% डिबेंचर, ठीक है। इशू ऑफ शेयर कैपिटल 9 लाख पॉजिटिव है, फिर इशू ऑफ 8% डिबेंचर 3 लाख, ये 12 लाख हो गया, और फिर इसमें से इंटरेस्ट माइनस हो जाएगा, तो इंटरेस्ट ऑन 8% डिबेंचर, 8% डिबेंचर 64, ठीक है। तो इतना 60 और 66, 66 में 64, कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या, यहाँ भी 6 आ रहा है, टैक्स पेड 56 ही तो है, तो 24 3 लाख 76 में कुछ टोटलिंग गलती तो नहीं कर दी मैंने, नहीं 76 का तो 24 आएगा, तो 24, और ये भी यहाँ 64 था, तो 24 24 ठीक है, तो यहाँ तो 56 का तो 6 ही बन रहा है, टोटलिंग में क्या है, अपने को चाहिए कितना था, अच्छा 156 और एक 26, ठीक है, चलिए ठीक है जी, डन है। अब इसकी टोटलिंग वोटलिंग करेंगे, है ना, और तो ज्यादा कुछ बचता नहीं है इसके अंदर, बस फिर चिनिंग चिनिंग चिंग, होप सो कि ये भी सही आ गया, तो बस खत्म बात। तो नेट कैश, अब इस बार ये वाला अपना पॉजिटिव है, सिर्फ 64 वाला नेगेटिव है, इसको ब्रैकेट में लिख दूं, सिर्फ 64 वाला नेगेटिव है, बाकी तो अपने पास सब पॉजिटिव है ना, येलो ना, हाँ येलो, तो नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है जी, फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, देखो कितना सिंपल है ना, सिंपल,
9 और 12, तो 12 में से 64 माइनस हुए तो 11,36,000, तो ये आ जाएगा 11,36,000। ठीक। अब अगर आप ध्यान दोगे तो 10,60,000 प्लस 1,06,000, तो 11,66,000 और 11,36,000, यानी 30,000 नेगेटिव है ना। ये दोनों नेगेटिव है, ये दोनों नेगेटिव है, तो 11,66,000 नेगेटिव और 11,36,000 पॉजिटिव। तो 66 में से 36 माइनस किया तो 30 आ गया, बस खत्म बात। यही तो हमें चाहिए था बेड़ो, है कि नहीं। लीजिए जी, तो ये भी हो गया। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा नेट नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, कितना हो गया 30,000, और ये क्या है नेगेटिव है। ठीक है, बस अब इसमें क्या करेंगे, प्लस कर देंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कितना आ जाएगा ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कितना था 1,56,000 था आई गेस। हाँ ये रहा 1,56,000, तो ये आ जाएगा 1,56,000। बस फिर खत्म 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 खत्म। ठीक है, लो भैया जी खत्म हो गया। नाउ सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट टिडिंग 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 1,20,000 पॉजिटिव, मतलब 1,26,000। लो जी डन है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने तीनों आंसर सही किए होंगे, नहीं किए तो कहां गलती रहेगा इसका जरूर पता कीजिए और उसको इंप्रूव कीजिए। आपका इकोनॉमिक्स का पेपर हो गया है, अब सिर्फ अकाउंट्स अकाउंट्स और अकाउंट्स है। 1 साल पूरी मेहनत की है आपने यार, उस सब मेहनत का निचोड़ाना है। थोड़ा सा डर सबको लगता है, हमेशा ही लगेगा यार, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। आज भी अगर हम किसी सेमिनार में जाते हैं या किसी से बात करते हैं या कहीं भी ऐसा लगता है कि भाई मेरे ऊपर लाइट आने वाली है, तो थोड़ी सी गुदगुदी, थोड़ी सी नर्वसनेस रहती है। दैट इज गुड कि आप ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाएं, इसके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है जी, और आपने मेहनत की है, अच्छे मार्क्स आएंगे आप सबके साथ। हम सब की, आपने किसी भी एजुकेटर से पढ़ा होगा, उन सब की, आपके पेरेंट्स, आपके चाहने वाले जो भी आपके लिए पॉजिटिव सोचते हैं, उन सब की दुआएं हैं, उन सब का विश्वास है, उन सब का भरोसा, सबका आशीर्वाद है। तो डोंट वरी, यू विल रॉक ऑन। और जितना आपने पढ़ा है उतना तो आप करके ही आओगे। कभी कभार ऊपर नीचे हो भी जाता है, तो भी वी ऑल लव यू। तो कभी भी अपने आप को अकेला महसूस मत करिएगा। बस एक छोटी सी एडवाइस है कि जब भी आप एग्जाम हॉल में जाएं, पहले उन्हीं क्वेश्चंस को करें जो आपको बनते हैं। अगर खुदा ना खास्ता कोई क्वेश्चन आपको देखकर लगा कि आपको बन रहा है, पर एंड में जाके आप कहीं अटक गए हो, तो प्लीज उस क्वेश्चन में 2 मिनट से ज्यादा मत दें घड़ी को देखकर। क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में जब हम अटक जाते हैं तो उसको सॉल्व करने के चक्कर में पता नहीं कहां 30 मिनट निकल जाते हैं। समझ रहे हो, राइम भी बनाना जरूरी है। तो जहां हम अटके, पता नहीं चला कि कहां 30 मिनट भटके, और फिर उसकी वजह से कई बार ऐसा पाया गया है कि जो लोग 90 ला सकते थे वो 80 पे अटक जाते हैं, जो 80 ला सकते थे वो 70 पे अटक जाते हैं। तो बस ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी सबकी दुआ है, सब अच्छा ही होगा, सब चंगा ही होगा यार, इतनी मेहनत की है। और थोड़ी सी नर्वसनेस होती है, इट्स ओके टू बी नर्वस, बस लिटिल बिट। ठीक है, ठीक है जी, तो अच्छे से एग्जाम में फोड़ के आइएगा। ऑल दी बेस्ट। और इस वीडियो में यहीं तक का था, तो लास्ट में काफी मेहनत है इस साल आपकी, है ना। हम तो एक मतलब हर टीचर एक एक सब्जेक्ट आके पढ़ाता है, लेकिन आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। तो आप एक योद्धा हैं और जंग के मैदान में उतर रहे हैं, तो आधी विजय आप वैसे ही पा चुके हैं। बहुत लोग होते हैं जो जंग के मैदान में उतर भी नहीं पाते, तो इसलिए बी कॉन्फिडेंट।
एंड एक प्यारा सा मोटो है, उसको याद रखिएगा। उससे पहले थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय डियर कॉमियंस, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, फॉर लविंग अस, फॉर सपोर्टिंग अस, फॉर बीइंग आवर स्टार्स, फॉर बीइंग आवर चैंप्स, फॉर बीइंग आवर जेम्स। थैंक यू। एंड एक प्यारा सा मोटो है जिसको आपको याद रखना है ना। जिंदगी के पड़ाव में आप जहां भी रहें, मुस्कुराएं और मुस्कुराहट को फैलाएं, क्योंकि ये किसी दूसरे की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी भी है कि खुद भी मुस्कुराएंगे, दुनिया को भी हंसाएंगे, जो नहीं हंसता उसको गुदगुदा देंगे, और क्या है। और इस उम्मीद के साथ इस दुनिया में पॉजिटिविटी फैलाएंगे, और इस होप, विश्वास और आप सबके आशीर्वाद के साथ चलते हैं। और हमारा आशीर्वाद तो आपके साथ है ही, हमारा प्यार आपके साथ है ही। थैंक यू। अच्छा, एक एंड में एक रह गया, क्योंकि हो सकता है कि इसके बाद शायद मेरी कोई वीडियो भी नहीं आएगी, क्योंकि आखिरी ही थी। तो वो कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया जी? यहां पर आता है, ये प्यारा सा दिल आपके लिए, है ना। पहले तो एक दिल बना देता हूं मैं, है ना। तो पहले तो एक दिल बना देता हूं, ठीक है। तो ये प्यारा सा दिल, दिल जैसा ही लग रहा है, हाँ दिल जैसा ही लग रहा है, ये आपके लिए। और साइनिंग ऑफ करते हैं। टिडिंग। ठीक है, चलो। तो टाटा टाटा टाटा, बाय 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 बाय।